आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 जेम्स के वाइट की बुक का, डेवलपमेंट, एंकरेज एंड स्प्लाइसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट। इस चैप्टर के बारे में मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ये वो चैप्टर है जो आपको आप में से तकरीबन हर बंदा अपने कैरियर में जाके इसको यूज़ करेगा, चाहे आप डिज़ाइनर बने, चाहे आप साइट पे जाके काम करवाएं, चाहे आप सुपरविजन की तरफ सुपरवाइज़र बने, सुपरविजन कंसल्टेंट की तरफ से काम करें, आप क्लाइंट हैं, आप जिस रोल में भी इन्वॉल्व हैं किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर, आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप डेवलपमेंट, एंकरेज और स्प्लाइसिंग इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए कि ये इनमें से कुछ डिसीजन ऑन स्पॉट करने पड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट, एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट होता है कंस्ट्रक्शन के दौरान, कि रीइंफोर्समेंट को इंश्योर करना कि वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड हो रहा है, एंकरेज उसको प्रॉपर्ली दी गई है, और कहीं जहाँ स्प्लाइसिंग की ज़रूरत है तो वहाँ प्रॉपर जो है वो कोड को फॉलो किया गया है। सो अगर आप जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं, ये चैप्टर आप लाजमी अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ हम बहुत बेसिक पार्ट से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम बॉन्ड स्ट्रेस से होता क्या है, डेवलप होना क्यों ज़रूरी है, इसकी मैकेनिक्स को थोड़ा सा समझेंगे ताकि आप इसकी बैकग्राउंड को समझ सकें कि बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो आपको पता है, जैसे हम रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के अंदर हमारे मेनली दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंक्रीट है और एक रीइंफोर्सिंग बार है। रीइंफोर्सिंग बार का मोस्ट ऑफ द टाइम्स पर्पस ये होता है कि हम अगर स्पेशली बीम्स की बात करें तो उस बीम में जनरली स्पीकिंग, अगर हम सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की बात करें तो स्टील बार का पर्पस है टेंसाइल फोर्सेस को कैरी करना, और कंक्रीट का पर्पस है कंप्रेसिव फोर्सेस को कैरी करना। फ्लेक्सुरल जो टेंसाइल स्ट्रेस स्टील में प्रोड्यूस होनी है, जो रीइंफोर्समेंट ने कैरी करनी है। ये जो प्रोसेस है, जो हम हर दफ़ा ये ले लेते हैं कि स्टील इतना स्ट्रेस प्रोड्यूस डेवलप करेगा, इतने यील्डिंग पे जाएगा अगर हम प्रॉपर्ली उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो इतनी फोर्स डेवलप करेगा। ये सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ी एजम्पशन है। अगर आप चैप्टर 4 के शुरू वाला पार्ट खोल के देख सके तो हमने वहाँ पे एक डिस्कस्ड नाम लिया था इस एजम्पशन का भी, वो है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्टील और कंक्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्ड है। स्टील और कंक्रीट के बीच में परफेक्ट बॉन्ड है, कोई स्लिपेज नहीं हो रही है, कोई कहीं से कोई एंकरेज का फेलियर नहीं हो रहा। यानी हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि कंक्रीट और स्टील जो है वो आपस में एक बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं, यानी हमारा जो स्टील की सरफेस है, स्टील बार की सरफेस, उसके ऊपर बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक फिगर के अंदर दिखाऊं, तो इस फिगर में अगर आप देखें, जैसे एक बीम का एक पार्ट हमने लिया है, जिसका अगर हम ये उसका डिसकंटिन्यूस एंड है बीम का, और यहाँ पे हमने इंटरनल फोर्सेस को एक्सपोज किया हुआ है। ये हमारी बार चल रही है इसके अंदर, और यहाँ ऊपर कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप हो रही है, नीचे बार में टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। तो ये यहाँ पे शीयर को हमने शो किया हुआ है। अगर हम बार की फ्री बॉडी डायग्राम देखें, इस बार को अगर आप देखें, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, इस बार को ड्रॉ कर लेंगे, फिर इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अगर आप देखें तो बार में यहाँ पे आप टेंसाइल फोर्स आपको नजर आ रही है, जैसे आप हर दफा शो करते आ रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे भी शो कर रहे हैं। अब ये अगर खाली यही टेंसाइल फोर्स रखे तो जाहिर सी बात है कि ये बार इक्विलिब्रियम में तो नहीं है। अब ये इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इसको जरूरी है कि जो इसका कांटेक्ट सरफेस है विद द सराउंडिंग कंक्रीट, उसके ऊपर सर्टेन स्ट्रेसेस, जिसको हम बॉन्ड स्ट्रेसेस कह रहे हैं, वो डेवलप हों, और वो एक काउंटर फोर्स डेवलप कर सके इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस टी फोर्स। अगर ये बॉन्ड स्ट्रेसेस एग्जिस्ट करेंगी तो फिर ये टी फोर्स को बैलेंस कर पाएंगी। लेकिन अगर फॉर व्हाट एवर रीजन ये बॉन्ड स्ट्रेसेस डिसअपीयर हों, जीरो हो जाएं, तो ये कंक्रीट में से बाहर पुल आउट हो जाएगा, और ये इसके अंदर जीरो स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि अब इसको जो है वो कोई तरीका नहीं है, कोई सोर्स नहीं बचा कि जिससे ये इसको फोर्स ट्रांसफर हो सके, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेसेस के थ्रू इसको फोर्स ट्रांसफर हो रही थी सराउंडिंग कंक्रीट से, और वो चूंकि डिसअपीयर हो गई हैं तो अब ये जीरो फोर्स लेगा, यानी बीम फेल हो जाएगा। ये जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर हम इस
हमारी डिस्कशन इस बात के अराउंड चल रही होगी कि हाउ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फेलियर। इसको ये तो मैंने एक जस्ट अभी स्टार्टिंग में बात कर लिया कि जब हम फर्दर डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह के फेलियर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, किस तरह के क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं इस बॉन्ड्स स्ट्रेसेस से रिलेटेड। नेक्स्ट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि बॉन्ड स्ट्रेसेस क्यों प्रोड्यूस होते हैं। So what gives rise to bond stresses in a beam? बीम में जब भी किसी बार के अंदर स्ट्रेस या फोर्स वेरी करे along the length of the bar from point to point, तो बार में bond stresses प्रोड्यूस होना मस्ट है। I repeat, bond stresses will definitely be produced, or there will be demand for bond stresses to produce whenever stress or force in a reinforcing bar varies from point to point along the length of the beam, यानी length of the bar. इसको समझने के लिए let me show you a figure. इस फिगर में आप देखें कि जो बीम है, बीम के जो बार्स के जो दो एंड्स हैं, एक के ऊपर T1 फोर्स है, एक एंड के ऊपर T1 फोर्स है, दूसरे एंड पे T2 फोर्स है। अब T फोर्स जो बार के अंदर प्रेजेंट है वो डेफिनेटली स्ट्रेस इन द बार मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द बार के बराबर है, जिसको हमने Fs इंटू ए बी शो किया हुआ है। अगर इस साइड की बात करें तो Fs1 इंटू ए बी, और इस साइड की बात करें तो T2 इज Fs2 इंटू ए बी। अब ए बी तो चूंकि एक ही बार चल रही है, दोनों एंड्स की तरफ एक ही एरिया है, तो स्ट्रेस जो है वो बहरहाल वेरी करेगा इस एंड और इस एंड के बीच में। स्ट्रेस क्यों वेरी करेगा? क्योंकि स्ट्रेस डिपेंड करेगा कि बेंडिंग मोमेंट कितना है, और बेंडिंग मोमेंट इन जनरल बीम के अंदर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो डिफरेंट है, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो डिफरेंट है। इसका नतीजा ये निकलेगा कि इन दोनों जगहों पे बार में स्ट्रेस डिफरेंट होगी। Fs1 will be different from Fs2. As a result, T1 will be different from T2. Let's just assuming that M2 is greater than M1, it would mean T2 is greater than T1, and that means there is a net drift on the bar considering T2 and T1 force. There is a net drift on the bar in the direction of T2. That net drift must be equilibrated by these bond stresses that would be developed over the surface of the bar, जो कि in contact है, जो कि interface है between the steel bar and concrete. So वो जो difference है T2 और T1 का, that has to be equilibrated by these bond stresses, which are represented here by mu, as you can see over here. So अगर हम थोड़ा सा वर्कआउट करें इस mu एवरेज को, so what we see over here is T2 minus T1 has to be equal to this force associated with the bond stress, which would be equal to mu average, which is the average bond stress between the two ends, multiplied by the surface area, which would be given by circumference pi dB of the bar multiplied by length of the bar. All right, so if you write T2 in terms of stress and area, you will be writing it like this: Fs2 times AB minus, this would become Fs1 times AB equal to mu average into pi dB into L. And now further you can write Fs2 minus Fs1, if you see, you can further simplify this as Fs2 minus Fs1 times AB equal to mu average into pi dB into L. And you can further write this down, maybe this term as Fs, this term could be written as delta Fs. So this would take the form delta Fs, this would become delta Fs into AB equal to mu average pi dB into L. And we could further write this down as mu average, the average bond stress can be written as delta Fs, change in stress between the 2 points, multiplied by AB, all right, divided by pi dB
into L. Now this AB is, pi dB square over 4. So if you put this value over here, you will see that this will become pi dB square over 4 divided by pi dB into L. Now, as you can see, we could cancel these terms, pi with pi, and this dB with the power of dB. So we could further note, we could end up with delta Fs into dB divided by 4L. So this is the expression for the average bond stress that would be developed between the two ends separated by distance L. हम ये नहीं कह रहे कि इसके बीच में यहाँ पे सारी throughout constant stress develop होगा, not necessarily. But what we are talking about is that this is the average bond stress that has to be developed between the two ends. Now, ये mu average जो average bond stress है, ये expression इसकी आपको नजर आ रही है. अगर हम ये जो L हमने लिया है, if we take this, if this is short enough, if this is short distance, short length, say delta x or maybe dx, then we could rewrite the above expression as this. Instead of calling it mu average, we would call it mu this time. So we will call delta fs as dfs, all right, and L would be called dx, and the rest is the same expression, dB over 4. So we could rewrite this expression as, dfs over dx equal to 4 mu over dB. So if you consider, if you just ponder over this expression, what does it tell you? It tells you this expression, it tells you that this term, the rate of change of stress as you go along the beam, the rate of change in stress in the bar stress with distance along span of the beam is directly proportional to this bond stress. This bond stress is called true bond stress. True bond stress. And this is, the rate of change in the bar stress, steel bar stress, with distance, with respect to distance along the beam. So, because it is not changed with respect to time or any other parameter, this is with respect to x, which is distance along span of the beam, along length of the beam. So, important thing to remember, or important thing to conclude over here is that true bond stress at any point is directly proportional to the rate of, or should I say, slope of the bar stress diagram. If you could plot stress in the bar versus distance along length of the beam, just like bending moment diagram, we could draw bar stress diagram. So the slope of that diagram is directly proportional to true bond stress. Next, we're going to discuss average bond stress in a beam. The force in the steel at a crack is given by T equal to M over JD. This word at a crack is important. ये important है. At a crack इसलिए important है ये word कि जहाँ पे crack नहीं होगा वहाँ पे, यानी for example between two cracks, कंक्रीट और स्टील मिल के फोर्स प्रोड्यूस कर रहे थे टेंसाइल. आल्दो हम डिजाइन पर्पस पे सिंप्लीफिकेशन के लिए और कंजर्वेटिवली हम उसको नेग्लेक्ट कर लेते कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जब जहाँ पे बिटवीन टू क्रैक्स जो अनक्रैक कंक्रीट होती है, तो वहां पे उस रीजन में फिर जो टोटल टेंसाइल फोर्स है वो
स्टील और कंक्रीट एक्चुअली तो मिलके डेवलप करते हैं, लेकिन एट अ क्रैक, क्योंकि क्रैक रीजन, क्रैक का मतलब है कि वहां पे अब कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन उस लोकल पॉइंट पे जिस पे क्रैक आया है वहां पे कंक्रीट की कंट्रीब्यूशन अब जीरो हो गई है, और वहां पे सारी की सारी जो स्ट्रेसेस हैं वो स्टील ने कैरी करनी है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे हम ये बात कह सकते हैं, एट अ क्रैक वी कैन से दिस। ठीक है जी। where JD is the lever, internal lever arm, you understand these terms, और M क्या है, उस सेक्शन के ऊपर मोमेंट है जहां पे आप ये फोर्स की बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम एक बीम कंसिडर कर लें और उस बीम के डिफरेंट यानी जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे एक लोड लग रहा है और यहाँ पे ये रिएक्शंस हैं, ये इसके अंदर बार जा रही है। अगर हम कोई दो सेक्शंस जैसे ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जहाँ पे क्रैक्स हों, यानी जैसे ये सेक्शन 1 के ऊपर एक क्रैक है, फिर बीच में अनक्रैक्ड रीजन है, फिर 2 पे जाके एक और क्रैक है, तो अगर यानी 1 और 2 दोनों क्रैक्ड सेक्शंस हैं, या यानी इस जगह पे दो क्रैक्स एग्जिस्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल टेंसाइल क्रैक्स। इसका मतलब ये है कि इन दो क्रैक्स के ऊपर अगर हम टेंसाइल फोर्स इन द बार कैलकुलेट करना चाहें तो वो सिंपली M ओवर JD होगा। सो अगर यहाँ पे जो अगर हम बेंडिंग डायग्राम देखें तो इन लोकेशंस पे 1 और 2 वाले लोकेशंस पे अगर जो मोमेंट है वो M1 और M2 हो, फॉर एग्जांपल M2 इज ग्रेटर देन M1 बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा M, सो M2 वुड बी M1 प्लस डेल्टा M, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जो T फोर्स है, M1 का करस्पॉन्डिंग फोर्स T1 और M2 के करस्पॉन्डिंग फोर्स T2, that would be greater than T1 by amount of delta T, और इस वजह से डेल्टा T को जो बैलेंस करना है वो इस बॉन्ड स्ट्रेस म्यू ने बैलेंस करना है, यानी इससे जो फोर्स एसोसिएटेड होगी उस फोर्स ने बैलेंस करना है डेल्टा T को। दूसरी जो एक चीज इससे रिलेटेड आप पढ़ चुके हैं वो अभी हम आगे जाके यूज करने लगे, वो ये है कि बिटवीन टू सेक्शंस जो डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट है दैट इज इन फैक्ट इक्वल टू जो डिफरेंस इन जो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है या बिटवीन टू सेक्शंस जो चेंज इन मोमेंट है दैट इज इन फैक्ट इक्वल टू V इंटू डेल्टा एक्स, एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। ये एरिया मेथड में आप पढ़ते आ रहे हैं कि बिटवीन टू सेक्शंस जो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम V इंटू डेल्टा एक्स, या जिसको आप ऐसे भी याद कर चुके हैं कि V यानी आप ऐसे भी लिख लेते हैं इस रिलेशनशिप को, दैट द चेंज इन बेंडिंग मोमेंट, सॉरी, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स section 1 and 2 is equal to V into delta x, the area of the shear force diagram between these 2 points, section 1 and 2, or you could write it as the delta M over delta x is equal to V, which would mean the slope of the bending moment diagram is equal to the shear ordinate at that point जिसके ऊपर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप की बात कर रहे हैं। सो इससे मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं इस एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस को डिस्कस करना चाह रहा हूँ इन बीम। एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक सफिशिएंट डिस्टेंस बिटवीन सेक्शंस 1 and 2 सेपरेटेड बाय डेल्टा एक्स की बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हमें जैसे पहले डिस्कस कर दिया कि ये जो डेल्टा T फोर्स है इसको बॉन्ड स्ट्रेसेस से एसोसिएटेड जो फोर्स होगी जो कि म्यू मल्टीप्लाइड बाय पाई डीबी इंटू एल के बराबर होगी, दैट इन्होंने बैलेंस करना है डेल्टा T को। सो बेसिकली जो इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस डायग्राम के अंदर what you see is that this delta T has to be equilibrated by pi dB into mu average into delta x. Delta x is यानी pi dB into delta x एरिया है, और जिसको मैं pi dB L कह रहा था, बेसिकली यहाँ पे जो लेंथ हमने ली है उसको हमने डेल्टा x से रिप्रेजेंट किया। सो pi dB delta x into mu average is delta T, where dB is the diameter of the bar. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा T over delta x equal to pi dB into mu average, अगर आप इस डेल्टा x को इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है जी। सो दिस वुड बी डेल्टा T over delta x equal to pi dB into mu average। हमें पता है कि जो T फोर्स है वो M over JD के बराबर है, सो डेल्टा T फोर्स would be equal to delta M over JD. So delta T could be written, this delta T could be replaced by delta M over JD, all right,
divided by delta x equal to this same expression pi db into mu average, और इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा m ओवर डेल्टा x इंटू जे डी इक्वल टू पाई डी बी इंटू म्यू एवरेज, और यहां से अब हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं डेल्टा m ओवर डेल्टा x इक्वल टू पाई डी बी इंटू म्यू एवरेज इंटू जे डी। डेल्टा m ओवर डेल्टा x को हमने अभी डिस्कस कर लिया that this could be written as v, so we could write this down as v equal to pi db into mu average into jd, or we could write expression for mu average equal to v over pi dB into JD. This is expression between mu average and shear force. यानी इसका मतलब क्या बनता है कि जहां पे shear force ज्यादा होगी वहां पे एवरेज जो बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं वो भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। ठीक हो गया। इस इक्वेशन में पाई डी भी आपको नजर आ रहा है जो कि पैरामीटर ऑफ 1 बार डायमीटर 1 बार रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक से ज्यादा बार्स यूज की गई हो तो फिर उन सारी बार्स का जो क्यूमुलेटिव पैरामीटर्स बनेंगे, यानी सम ऑफ देयर पैरामीटर्स जो बनेगा, जिसको हम लेट्स से समेशन ओ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो फिर उस केस में जो इक्वेशन है दैट वुड टेक द फॉर्म ऑफ म्यू एवरेज इक्वल टू v divided by, instead of pi db we would write summation of all parameters. Let's represent that by summation o into jd in the same manner. So ये फिर more than one bars के लिए इस तरह की expression बन जाएगी। अगेन मैं ये बात रिपीट करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाली एक्सप्रेशन फॉर सिंगल बार या मल्टीपल बार्स के लिए नीचे वाली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन हमें एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस दे रहा है बिटवीन टू क्रैक्स एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ये हमें दे रहा है। एक्चुअल वेरिएशन बिटवीन द क्रैक्स, एक्चुअल वेरिएशन क्या होगी ये वेरी करती है, और इसको हम डिस्कस, यानी कहने का मतलब ये कि ये यूनिफॉर्म, असल में यूनिफॉर्म नहीं है बिटवीन टू क्रैक्स। जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन बिटवीन टू क्रैक्स। वो वेरिएशन को हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक से अगले टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट हम थोड़ी सी एक एनालॉजी डेवलप करने के लिए बॉन्ड स्ट्रेसेस इन एन एक्सियली लोडेड प्रिज्म को डिस्कस करते हैं, ताकि हम आगे जो असल टॉपिक है उसको समझ सकें। सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉन्ड स्ट्रेसेस इन एन एक्सियली लोडेड प्रिज्म। हमने एक प्रिज्म कंसिडर किया जिसके अंदर हमने एक रीबार सिर्फ डाली हुई है, और वो रीबार प्रिज्म से थोड़ी सी बाहर भी प्रोजेक्ट कर रही है, और उसको हमने एक्सियली टेंसाइल लोडिंग अप्लाई की हुई है दोनों एंड से, और इस प्रिज्म के अंदर हमने डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर क्रैक्स क्रैक्स हैं इसके ऊपर। और अब हम अगर हम बाहर देखें, यानी जब ये जहाँ पे ये बार बाहर निकली हुई है, तो ये अगर मतलब टी फोर्स एक एंड से और दूसरे एंड से भी टी फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये जो बाहर वाला रीजन है यहाँ पे तो ऑफ कोर्स सारे का सारा लोड स्टील ने कैरी करना है। तो अगर हम फोर्स है वो टी लग रही है और इस बार का जो एरिया है वो अगर ए हो, तो इसका जो स्ट्रेस है वो एफ एस इक्वल टू टी ओवर ए एस। अगर हम एरिया ऑफ द, यानी अगर हम ऐसे कंसिडर कर लें एरिया ऑफ द बार, अगर इसका एरिया जो है वो ए एस हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए एस हो, ए एस, तो इसके अंदर यहाँ पर जो स्ट्रेस है दैट वुड बी गिवन बाय एफ एस इक्वल टू टी ओवर ए एस, ऐसे ही है। इसी तरह
जहाँ पे क्रैक है, जैसे आपको ये वाला रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये क्रैक रीजन है, वहां पे बार के अंदर इसी तरह ये वाला रीजन हो गया, इसी तरह ये जहाँ पे क्रैक है बार में प्रिज्म के अंदर, वहां पर भी ये बार अकेली रेजिस्ट कर रही है सारी की सारी फोर्स को। तो इसका मतलब है वहां पर भी जो स्ट्रेस है बार के अंदर वो इस एफ एस इक्वल टू टी ओवर ए एस के बराबर होगी, यानी वहां भी टी ओवर ए एस के बराबर इसके अंदर स्ट्रेस होगी। लेकिन अवे फ्रॉम बिटवीन टू क्रैक्स, मसलन इस क्रैक और इस क्रैक के बीच में ये जो रीजन है, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे अब स्टील और कंक्रीट मिल के टी फोर्स डेवलप करेंगे, यानी उस लोड को मिल के रेजिस्ट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अ पोर्शन ऑफ द टोटल लोड टी वुड बी ट्रांसफर्ड टू कंक्रीट बाय बॉन्ड फोर्सेस, और आपको इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी जैसे ये आपको नजर आ रही है, जिसके नीचे जो ड्रॉ हुई है, ये ऊपर वाली वेरिएशन स्टील के अंदर है, दिस इज वेरिएशन इन स्टील स्ट्रेस। एफ एस का प्लॉट है ये, यानी एफ एस से यहाँ पे मेरे को आ दिया कि इन जनरल किसी भी पॉइंट पे स्टील में स्ट्रेस की वेरिएशन अलोंग द लेंथ ऑफ द प्रिज्म, और ये आपको वेरिएशन इन कंक्रीट स्ट्रेस नजर आ रही है। इससे आपको अगर आप कुछ पॉइंट्स को देखें, मसलन ओवर ये जो ऑर्डिनेट है ये एफ एस है, ये वाला जाहिर है यहाँ पे तो ये यही एफ एस ही प्रोड्यूस होगा, लेकिन अच्छा इसी तरह आपको यहाँ पे एट द क्रैक्स ये एफ एस ही आपको एक कांस्टेंट लाइन नजर आ रही है, एफ एस की जितनी विड्थ का हमने क्रैक एज्यूम किया। ये बाय द वे एक हाइपोथेटिकल से हमने सिचुएशन कंसीडर की है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इन क्रैक्ड मेंबर। तो बिटवीन क्रैक्स इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पे क्रैक है उसके बिल्कुल नीचे ये वाला जो आपको रीजन नजर आ रहा है, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर आपको कंक्रीट में जीरो स्ट्रेस नजर आ रही है। जाहिर है उस रीजन में सारा के सारा स्ट्रेस स्टील बार कैरी करेगी, तो फिर उसमें कंक्रीट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। लेकिन बिटवीन टू क्रैक्स आपको कंट्रीब्यूशन नजर आ रही है स्टील की और कंक्रीट दोनों की। जाहिर है जब कंक्रीट भी कुछ पार्ट कैरी करेगा तो स्टील का स्ट्रेस रिड्यूस होगा, जैसे ये आपको लाइन नजर आ रही है। जब ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये जैसे आपको नजर आ रही है लाइन, क्योंकि इसने कंट्रीब्यूट करना है तो फिर ये लाइन ऐसे आपको डाउन होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये आगे जाके फिर यहाँ तक ये बिल्कुल डाउन हो गई है, और फिर दोबारा आगे जाके ये स्ट्रेस स्टील में वापस आएगा, और फिर यहाँ पे वो फुली जब क्रैक के बिल्कुल पास आ जाएगा तो फुली वो फिर उसी लेवल पे आ जाएगा जो जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, यानी यहाँ पे जो उसका ऑर्डिनेट था। सो अगेन फिर जब क्रैक से हम बिटवीन टू नेक्स्ट क्रैक की तरफ ट्रेवल करेंगे तो ये स्टील का स्ट्रेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा मिनिमम पे आके, फिर जाके दोबारा क्रैक के पास पहुंच के इट विल अगेन रिज्यूम द सेम लेवल जहां से वो ड्रॉप होना शुरू हुआ था। तो इस तरह से ये बिटवीन टू क्रैक्स इस तरह से वेरिएशन शो करेगा। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जहां पे स्टील का स्ट्रेस ड्रॉप हो रहा है वहां साथ साथ कंक्रीट का स्ट्रेस बढ़ रहा है, और जहाँ पे तो इस तरह से आपको वेरिएशन नजर आ रही है। ये सारी की सारी ये मैक्सिमम फोर्स ट्रांसफर होगी इस जगह पे कंक्रीट को, और फिर वापस कंक्रीट से स्ट्रेस स्टील में यहाँ पे आके ट्रांसफर हो रहा है। तो ये आपको सारा नजर आ रहा है कि इस तरह से ये सारी जो वेरिएशन है कंक्रीट की और स्टील की स्ट्रेसेस की चल रही हैं। अगर आप इक्वेशन जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, इससे ऊपर हमने एक इक्वेशन डिस्कस कर ली थी, ये वाली इक्वेशन जो कि आपको इस वक्त नजर आ रही है। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट पे, ये हमने समरी भी लिखी थी उसकी, कि किसी भी पॉइंट पे जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दिस रेट ऑफ, आप कह लीजिए स्लोप ऑफ द बार स्ट्रेस डायग्राम। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को यहाँ पे अब ये डायग्राम, इसके अंदर आपको वेरिएशंस नजर आ रही है। यहाँ पे आपको जीरो स्लोप नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में बॉन्ड स्ट्रेस जीरो होगा। डेफिनेटली बॉन्ड स्ट्रेस तो यहाँ पे जीरो है, क्योंकि बार आपको बिल्कुल बाहर अकेली नजर आ रही है, कंक्रीट तो है ही नहीं इसके अंदर इस जगह पे, तो जाहिर है ये बॉन्ड स्ट्रेस जीरो है। और ये आपको जो इक्वेशन हमने डिस्कस कर ली थी ऊपर, इक्वेशन 8-2, जिसमें हमने कहा है म्यू इज इन फैक्ट
या बल्कि हमने इस तरह से इक्वेशन लिख ली थी, इक्वेशन डाउन फॉर यूज इन दिस टॉपिक। ऊपर से हम वो इक्वेशन नीचे लेके आ जाते हैं, ये वाली इक्वेशन, एंड देन वी कैन यूज इट फॉर दिस डिस्कशन। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन है। इसके अंदर हमने कहा था कि ये जो हमने कहा था कि ये प्रोपोर्शनल होंगे दोनों, स्लोप ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेस। तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस जीरो है, या हमने सॉरी स्टील के स्ट्रेस है वो जीरो है। सो इस वजह से ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेस भी लिहाजा यहाँ पे जीरो होगा। स्लोप वो जीरो है तो ये बॉन्ड स्ट्रेस जीरो। इसी तरह से जहां जहां भी आपको क्रैक की लोकेशन नजर आ रही है, जैसे ये लोकेशन है या ये वाली लोकेशन है, इन जगहों पे आपको बॉन्ड स्टील स्ट्रेस का जो स्लोप है वो जीरो नजर आ रहा है। अकॉर्डिंगली आपको नजर आ रहा है कि इन जगहों पे, जैसे ये वाली लोकेशन को अगर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर लूं, तो यहाँ पे आपको जीरो स्ट्रेस, जीरो बॉन्ड स्ट्रेस वाली लोकेशन मिल रही है। ठीक है जी, यहाँ पे जीरो बॉन्ड स्ट्रेस। इसी तरह से अगेन ये जीरो बॉन्ड स्ट्रेस क्रैक वाली जगह पे, चूंकि स्टील बार अकेली है, वहां पे उसके सराउंडिंग कंक्रीट क्रैक हो चुकी है, तो वो जाहिर है जीरो स्ट्रेसेस ट्रांसफर होंगी कंक्रीट को और बॉन्ड स्ट्रेस जीरो होगा। लेकिन बियॉन्ड बिटवीन टू क्रैक्स अगर आप किसी फॉर एग्जांपल इस सेक्शन को देखें, तो अब ये यहाँ पे आपको एक स्लोप नजर आ रही है ऐसे, जो कि यहाँ आके जीरो हो गई है ये वाली स्लोप। इस अगर ये स्लोप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको वो स्लोप की कुछ इस तरह की वेरिएशन चल रही है। वो स्लोप यहाँ आके जीरो हो गई है, इस वजह से ये आपको ऑर्डिनेट नजर आ रहा है, ये भी जीरो है। फिर जाके ये स्लोप अपनी डायरेक्शन चेंज करके ऊपर की तरफ दोबारा राइज करती है, तो ये बॉन्ड स्ट्रेस भी अपनी डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है और यहाँ पे आके मैक्सिमम पे पहुंच के फिर ये दूसरी साइड पे यानी मैक्सिमम पे पहुंच के यहाँ पे ये फिर जीरो हो जाती है और फिर दोबारा से वही साइकिल शुरू हो जाता है कि ये बॉन्ड स्ट्रेस फिर ये स्लोप चूंकि जनरेट होना शुरू हो जाता है दोबारा से, तो फिर इसी तरह से आपको ये डायग्राम राइज होती हुई नजर आती है। और फिर जैसे ये पॉइंट नीचे यहाँ पे पहुंचता है जीरो स्लोप पे, तो इसी दौरान ये भी ये आपको जीरो पे होता हुआ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिर ये अपनी डायरेक्शन ऊपर को जब सेंस चेंज करके दूसरी डायरेक्शन में राइज स्लोप बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये आपको ऑर्डिनेट दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अगेन फिर ये क्रैक पे पहुंच के जीरो एंड सो ऑन, दिस साइकिल कंटिन्यूज। इसमें आपको नजर आ रहा है कि बिटवीन टू क्रैक्स जो आपको लोकेशन नजर आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी बात कर दूं, ये जो दो हैं, ये जो दो क्रैक्स की बिटवीन जो लोकेशन है, आपको ये नजर आ रहा है साफ के जो अगर हम इन दो क्रैक्स के बीच में देखें एवरेज वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस, एवरेज ट्रू वैल्यू, तो मतलब इस लोकेशन पे ये वैल्यू है, इस लोकेशन पे ये वैल्यू है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे फिर एक और वैल्यू यहाँ पे, यानी ट्रू लोकेशन ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस तो किसी भी पॉइंट पे आप जो ऑर्डिनेट देख रहे हैं वो चीज है। लेकिन एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस का मतलब ये कि अब आप बिटवीन आप सर्टेन लेंथ को कंसिडर करके, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बिटवीन दीज टू क्रैक्स इस लेंथ को कंसिडर किया, तो इस लेंथ के अंदर जो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस है वो वैल्यू जीरो है। इसलिए कि आपको नजर आ रहा है कि अगर आप एवरेज लेने का तरीका ये होता है कि मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये अगर एक फिगर है इस तरह की और मैं आपसे कहूँ कि ये वेरिएशन चल रही है यहाँ पे इस किसी वेरिएबल की बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो आप मुझे कहें, आपसे मैं कहूँ कि इसका एवरेज आप मुझे बताएं, एवरेज ऑर्डिनेट बताएं इस रीजन के इस लेंथ के अंदर, तो आप क्या करेंगे, ये एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, और इस लेंथ से फॉर एग्जांपल ये लेंथ डेल्टा एक्स है, तो आप इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा तो आप कहेंगे कि ये हमारा एवरेज वेरिएबल है, एवरेज मेरा ऑर्डिनेट है इस डेल्टा एक्स की लेंथ के अंदर। तो अगर मैं इस डायग्राम की आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसकी यहाँ पे सेंस और है और यहाँ पे उसका एग्जैक्टली फिर दूसरी साइड पे वो अपोजिट साइड पे रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, अपोजिट मिरर इमेजेस जिनको आप कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो टोटल एरिया है बिटवीन एरिया अंडर दी बॉन्ड स्ट्रेस डायग्राम, वो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स नेट एरिया जो है वो जीरो है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है
या अगर मैं इस साइड पे आपको ड्रॉ करके दूं, ये वाला एरिया इस दूसरे वाले एरिया के बिल्कुल मैग्नीट्यूड में इक्वल है और सेंस में अपोजिट है, तो बिटवीन टू क्रैक्स ये एरिया जीरो है। सो एवरेज ऑर्डिनेट बिटवीन टू क्रैक्स इज जीरो। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो मसलन ये जो क्रैक है, सॉरी ये वाला जो क्रैक है, इस क्रैक पे जो टी फोर्स है, जो फोर्स है वो भी टी है, यहाँ पे फोर्स टी है। स्ट्रेस आप कह रहे हैं कि जो बार में स्ट्रेस है वो टी के बराबर है, सॉरी बार में जो फोर्स है वो टी के बराबर है, यहाँ पर भी वो फोर्स टी के बराबर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये भी टी है इस तरफ, ये भी टी है। अब ये जो डेल्टा टी है ये तो जीरो हो गया ना, डेल्टा टी जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है तो इसका मतलब ये है कि एवरेज वैल्यू ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेस वुड बी जीरो बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये आपको इस इक्वेशन में भी नजर आएगा। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ऊपर इक्वेशन डिस्कस कर ली थी, डेल्टा ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इफ दिस डेल्टा टी इज जीरो इट मींस दिस टर्म वुड बी जीरो, ठीक हो गया। So mu average would be zero between such points जिनके दरमियान डेल्टा टी जीरो है, ठीक हो गया। अगर डेल्टा टी उनके बीच में जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में जो है वो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस वुड बी जीरो। एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस जीरो है, लेकिन एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस का मतलब जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई बॉन्ड स्ट्रेस है ही नहीं, एक्चुअल कहीं पे भी कोई बॉन्ड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो वेरिएशन कुछ इस तरह की है कि वो एक पार्ट दूसरे पार्ट को नेलिफाई कर देते हैं। तो जब आप सम अप करते हैं तो वो आपको जीरो आंसर देते हैं। असल में बॉन्ड स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रही है, एक हाफ पार्ट में एक सेंस है उसकी, दूसरी हाफ पार्ट में डिफरेंट यानी अपोजिट सेंस है उसकी। ये बस है डिफरेंस, यानी ये पार्ट इंपॉर्टेंट है समझनी कि एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस इस पर्टिकुलर केस में, जैसे आपको यूनिफॉर्मली लोडेड एक्सियली लोडेड प्रिज्म नजर आ रहा है और उसमें जो बिटवीन टू क्रैक्स हैं, आपको नजर आ रहा है कि वहां पे बिटवीन टू क्रैक्स एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस इज जीरो, बट द ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस हैज some sort of some variation which you can see over here. ये जो है ये जो ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस है, इसको हम इसको यानी ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस का वर्ड भी हम यूज करते हैं, या इसके लिए हम इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेस का वर्ड भी यूज करते हैं। इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेस का वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं इस ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस के लिए कि ये बेसिकली ये काम कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। ये देखें, अगर आप बार को ऊपर से, मैं दोबारा से अगर बात समझा सकूं आपको, ये यहाँ पे बार के अंदर जो यहाँ पे जो बार के अंदर स्ट्रेस है, इस लोकेशन पे वो आपको एफएस नजर आ रहा है। अच्छा, आगे जाके ये स्ट्रेस कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? कंक्रीट में। तो ये बार से स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर चली गई है, यानी कंक्रीट बार से स्ट्रेस चली गई, बाहर चली गई, कंक्रीट को चली गई। यहां तक वो सारी कंक्रीट को जितनी ट्रांसफर होनी थी वो हो गई, मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी उसको ट्रांसफर हो गई ये स्ट्रेस। और उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है उसमें वापस स्ट्रेस स्टील में आ रहा है कंक्रीट से। यानी ये जो स्ट्रेस है, ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है, ये जो ट्रू बॉन्ड स्ट्रेस जिसको हम कह रहे हैं, ये बेसिकली स्टील में स्ट्रेस, जैसे इस रीजन में आपको नजर आ रहा है कि ये वापस स्टील के अंदर आ रहा है, और इस रीजन नेक्स्ट रीजन में आपको नजर आ रहा है कि ये वाला जो रीजन है, ये इस रीजन में ये वापस कंक्रीट के अंदर जा रहा है, यानी गोइंग इनटू स्टील एंड गोइंग आउट ऑफ स्टील। ठीक है, इट ट्रांसफर स्ट्रेस इनटू द बार एंड आउट ऑफ द बार। ठीक है, इनटू द बार एंड बैक आउट अगेन इनटू कंक्रीट। सो ये इसलिए इसको इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेस का वर्ड भी यूज किया जाता है ताकि हम इसको एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस से डिफरेंशिएट कर सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस इन अ बीम। सो ट्रू बॉन्ड स्ट्रेसेस इन अ बीम, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि एक बीम में एट द लोकेशन ऑफ अ क्रैक जो बार फोर्स है T, दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम T इक्वल टू M ओवर JD। ये हमने डिस्कस किया एट क्रैक। ठीक हो गया। लेकिन अगर कंक्रीट और बार जो है वो बॉन्डेड हो, टुगेदर बॉन्डेड हो, तो फिर
कुछ पार्ट ऑफ द टेंसाइल फोर्स, यानी बिटवीन टू क्रैक्स जो रीजन है जहां पे स्टील और कंक्रीट का बॉन्ड है, वहां पे अ पोर्शन ऑफ द टेंसाइल फोर्स विल बी रेजिस्टेड बाय द कंक्रीट। नतीजा क्या निकलेगा कि टेंसाइल फोर्स इन द स्टील और उस कंक्रीट के जो स्टील के लेवल पे है, यानी जो उसके साथ इन कांटेक्ट है, उसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, यानी स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस और कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं, दोज विल हैव सम सर्टेन वेरिएशन। और वो वेरिएशन किस तरह की होगी, वी कैन सी इन दिस फिगर। मैं आपको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ इस फिगर को। ये एक बीम जो है वो उसको लोड किया गया, 2 पॉइंट लोडिंग अप्लाई की गई, जिससे ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनती है। और ये डिफरेंट लोकेशंस पे अभी इसमें क्रैक आए हुए हैं। तो ये जो आपको सी और डी फिगर में नजर आ रहा है, ये स्टील स्ट्रेस की वेरिएशन आपको नजर आ रही है, और ये स्टील टेंसाइल स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ कंक्रीट में आपको वेरिएशन नजर आ रही है। और ये फाइनली आपको इन एंड आउट बॉन्ड स्ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं इनको। ये आपको जो नजर आ रही है डायग्राम, इस डायग्राम को पहले एक्सप्लेन करते हैं। इस डायग्राम में आपको वेरिएशन नजर आ रही है, लेकिन ये डायग्राम पिछली डायग्राम से कुछ डिफरेंट है। ये जो आपको डायग्राम नजर आई थी, इस डायग्राम से कुछ डिफरेंट नजर आ रही है। इसमें आपको क्या नजर आया था कि एक सिमेट्रिकल सी डायग्राम बन गई थी, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेस, चूंकि इसमें ये एक्सियली लोडेड था, तो जहां बिटवीन टू क्रैक्स जो बार में फोर्स थी वो सेम होती थी, यानी इस जगह और इस जगह बार फोर्स सेम होने की वजह से डेल्टा टी वो 0 होता था, और ये आपको एक यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही थी, क्योंकि इसमें कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं लग रहा था। एक्सियल लोडेड की वजह से टेंसाइल फोर्सेस जनरेट हो रही थी, तो आपको एक क्रैक और दूसरे क्रैक पे सेम टेंसाइल फोर्स मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ डिफरेंट आपको नजर आ रही है। यहाँ पे जो आपको स्टील स्ट्रेस की वेरिएशन नजर आ रही है, इवन बिटवीन टू क्रैक्स जो स्ट्रेसेस हैं, ये पहली बात यह है कि ये डिफरेंट है। मसलन ये आपको स्ट्रेस लोकेशन नजर आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेसेस। ये लेवल डिफरेंट है, ये लेवल डिफरेंट है। एक बात ये हो गई। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये बेंडिंग मोमेंट है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट चूंकि वेरी कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट है। अब बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट होने के नतीजे क्या निकलेगा? बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट होने का नतीजा, यानी ये जो आपको ऊपर क्रैक्स नजर आ रहे हैं, इनके करस्पॉन्डिंग ये लोकेशंस मैंने ड्रॉ किए हैं। अब जो कि हमने कहा है कि एट अ क्रैक द टी फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब चूंकि m डिफरेंट है तो टी फोर्स भी डिफरेंट होगी। अब वो टी फोर्स डिफरेंट होगी, इसका मतलब ये, अब बार का एरिया तो एक ही है, इसका मतलब उसमें स्ट्रेस डिफरेंट होगी। इसका एक मतलब तो ये, इसका यानी मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बार में स्ट्रेस है और इसके बाद यहाँ पे जो बार में स्ट्रेस है, ये डिफरेंट होंगी। इस वजह से आपको ये इस तरह की एक तो शेप नजर आ रही है, बजाय इसकी कि वो जो आपको सेम हाइट के दो ऑर्डिनेट्स बिटवीन टू क्रैक्स नजर आ रहे थे पिछले केस के मुकाबले में। ठीक हो गया? एक वेरिएशन, एक रीजन तो ये है इसकी। एक चीज तो आपने ये इसमें ऑब्जर्व की। दूसरी आपको ये ऑब्जर्वेशन मिल रही है कि वहां पे वहां पे जो क्रैक वाली जगह थी, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपको नजर आ रहा है, वहां पे आपको एक यूनिफॉर्म लाइन नजर आती थी। उसकी वजह ये थी कि उस जगह पे वो जो थोड़ी सी लेंथ थी, जितनी क्रैक विड्थ के बराबर जो बार की लेंथ थी, वहां पे आपको यूनिफॉर्म इंटेंसिटी डेफिनेटली मिल रही थी कि वो एक ही लेवल ऑफ टेंसाइल फोर्स दोनों में लग रही है, एक ही लेवल ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस इसलिए प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि यू कैन सी कि इवन एट द लोकेशन ऑफ अ क्रैक आपको इस तरह की लाइन नजर आ रही है, जो कि ऊपर को चढ़ती हुई लाइन नजर आ रही है। उसकी भी डेफिनेटली वही वजह है जो आपको पहले मैंने एक्सप्लेन की। उसकी वजह ये है कि इवन दो ये वाला जो ऑर्डिनेट है, अगर मैं इसको रिमूव कर सकूं, ये वाला ऑर्डिनेट और उसके बिल्कुल साथ वाला जो ऑर्डिनेट है वो डिफरेंट है बेंडिंग मोमेंट के। तो अब जो थोड़ी सी आपको ये डिफरेंस नजर आ रही है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज के अंदर, उस वजह से आपको इस इक्वेशन के मुताबिक, क्योंकि m की वैल्यू डिफरेंट है, इवन विद इन जो एक क्रैक की विड्थ है उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी वेरिएशन नजर आ रही है। राइटवर्ड इस जगह पे अगर आप देखें तो राइटवर्ड कह रहा हूं, इनवर्ड आते हुए आपको बेंडिंग मोमेंट के ऑर्डिनेट बड़ा नजर आ रहा है, तो आपको बेंडिंग अकॉर्डिंगली स्टील बार में जो स्ट्रेस है वो भी आपको राइज होता हुआ नजर आ रहा है। आल्दो यहाँ पे वो एक कांस्टेंट स्लोप बन जाएगी।
लेकिन एनीवेज ये मैं एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गई, सॉरी दूसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये हो गई। तीसरा इसके अंदर ये अगर आप देखें तो अकॉर्डिंगली जैसे ये आपको लोकेशन नजर आ रही है, अगर मैं आप उसको ट्रेस करके दे सकूं आपको, ये इसके करस्पॉन्डिंग है और फिर ये इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आपको जीरो स्ट्रेस, क्योंकि ये क्रैक लोकेशन है, यहाँ पे कंक्रीट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। उसके बाद से ये स्टील का स्ट्रेस यहाँ से अब इसमें जो वेरिएशन है वो दो वजहों से वेरिएशन हो रही है। जैसे जैसे आप राइटवर्ड या अलोंग द बीम मूव करते हैं तो स्टील स्ट्रेस दो वजहों से वेरी करेगा। एक तो स्टील स्ट्रेस इस वजह से वेरी करेगा, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में चूंकि बेंडिंग मोमेंट डिफरेंट है, तो टोटल जो टी फोर्स प्रोड्यूस होनी है वो दोनों केसेस में डिफरेंट है। इस लोकेशन में और इस लोकेशन में जो मोमेंट लग रहा है वो डिफरेंट है, लिहाजा वहां पे जो टी फोर्स डेवलप होनी है जिसने जेडी से मल्टीप्लाई होकर मोमेंट आप डेवलप करना है, वो फोर्स डिफरेंट, टोटल फोर्स जो डेवलप होनी वही डिफरेंट है। दूसरी वेरिएशन आपको ये नजर आ रही है, दूसरा जो चेंज नजर आ रहा है वो ये है कि जैसे जैसे हम एक क्रैक से दूसरे क्रैक की तरफ ट्रेवल करते हैं, जैसे आपको नजर आ रहा है, तो कंक्रीट स्लोली इफेक्टिव होना शुरू होता है। शुरू में ये क्रैक के बिल्कुल पास जाके कंक्रीट जीरो स्ट्रेस, यानी बिल्कुल टिप के ऊपर जहाँ पे स्ट्रेस शुरू हो रहा है, और फिर ये आगे जाके कंक्रीट फुली इफेक्टिव हो गया, और फिर दूसरे क्रैक पे आते हुए कंक्रीट ने फिर से स्ट्रेस सारा का सारा स्टील को ट्रांसफर किया, स्टील बार को, फिर वो जीरो रहा, और फिर वो दोबारा से उसने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, तो वो उसने स्लोली वो इफेक्टिव होता गया, यहाँ आके उसने पूरी इफेक्टिवनेस शो की, और फिर वो दोबारा से अगले क्रैक पे जाके कंक्रीट ने पूरा का पूरा स्ट्रेस दोबारा बार के अंदर स्टील बार में ट्रांसफर किया, और इस तरह से ये साइकिल चलता गया। इसका जो नतीजा निकला है वो बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन कुछ इस तरह की नजर आएगी जैसे आपको ये नजर आ रही है। बॉन्ड स्ट्रेस में अगर आप देखें तो पिछली दफा जब हमने एक एक्सियली लोडेड बार को डिस्कस किया था, तो आपको बॉन्ड स्ट्रेस में बड़ा जो बिटवीन टू क्रैक्स जो बॉन्ड स्ट्रेस की वेरिएशन थी वो आपको एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस जीरो दे रही थी, यानी क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि दोनों क्रैक्स के ऊपर जो है वो टी फोर्स है, तो डेल्टा टी चूंकि जीरो हो गया, तो अब उस केस में जाहिर है कि एवरेज जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बात यहां तक तो ठीक है, जो ये वाला रीजन है कांस्टेंट मोमेंट रीजन वाला, ये जो रीजन है, इस रीजन के अंदर तो ये बात ट्रू है, इस रीजन के अंदर, बिकॉज इस रीजन में अगर आप देखें तो ये आपको अगर इसी लाइंस को मैं नीचे भी ट्रेस कर दूं तो आप देख सकेंगे कि ये लाइंस इस तरह से ट्रेस होंगी यहाँ पे आके, ठीक है। इस रीजन के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि ये पार्ट दूसरे पार्ट के बिल्कुल मिरर अपोजिट मिरर इमेज है, और इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ जाके देखें अगेन ये पार्ट और दूसरा जो मैं रेड में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये एक दूसरे को अगर हम एवरेज लें ओवर, ये जो एवरेज बनेगा ये एवरेज जीरो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये म्यू एवरेज जो है ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। म्यू एवरेज इन दिस रीजन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इस जगह पे देखें जहाँ पे सपोर्ट है और जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, यानी ये जो रीजन अभी मैंने हाईलाइट किया, इस रीजन के अंदर आपको म्यू एवरेज जीरो नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल आप देखें अगर ये जो रीजन है, सॉरी यहाँ पे आपको ये इस साइड पे ये मिला, और अगली दफा जब वो नेगेटिव में गया तो वो अच्छा खासा नीचे चला गया, और फिर उसके बाद अगेन इसी तरह आपको नजर आया कि यहाँ पे वो पॉजिटिव में थोड़ा सा है, और ऊपर नीचे फिर वो बड़ी आपको नजर आ रहा है कि वो एवरेज जो है वो जीरो नहीं मिल रहा आपको, यानी देयर इज सम नॉन जीरो वैल्यू ऑफ म्यू एवरेज। इसको समझने के लिए अगर आप ऊपर जो इक्वेशन हमने डिस्कस की थी, अगर आप उस इक्वेशन को देखें, ये वाली जो इक्वेशन हमने डिस्कस की थी, अगर मैं इसको दोबारा से कॉपी करके नीचे लेके आ सकूं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसको डिस्कस किया था कि जो म्यू एवरेज है वो v से रिलेटेड है, यानी अगर मैं इसको यहाँ
पेस्ट कर सकूं, सॉरी, मैं इसको यहाँ लेके मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे लेट से प्लेस कर देता हूँ। तो अब ये आप देख सकते हैं कि वी, अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर लेते तो आप देखेंगे कि ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, यहाँ पे आपको जाहिर है नजर भी आ रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 की वैल्यू होगी अगर आप प्लॉट करके देख सकें। मसलन अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम इसी जगह पे प्लॉट करूं, फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर इस वाली जगह यहाँ पे इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम को, अगर ये मेरे 0 लाइन है, तो अगर मैं अभी इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में प्लॉट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर लूँगा, यहाँ से ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर ये 0 शेयर रीजन रहेगा और फिर ये नीचे आके उसका इस तरह से एक डायग्राम बनेगी। तो ये जो रीजन है ये 0 शेयर वाला रीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर मैं एवरेज म्यू, अगर ये यहाँ पे इस रीजन में अगर V 0 है, अगर ये 0 होगा तो फिर ये भी 0 होगा। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा, जैसे आपको इस रीजन में नजर आ रहा है, इस वाले रीजन में, तो इस रीजन में चूंकि ये V नॉन जीरो है, तो ये म्यू एवरेज की भी कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी, जैसे आपको ये नजर आ रही है। इन एंड आउट स्ट्रेसेस की जो एवरेज वैल्यू है वो आपको यहाँ पे प्लॉट करके प्लॉट होती हुई नजर आ रही है, वैल्यू म्यू एवरेज की बिटवीन सर्टेन लेंथ के अंदर, यानी आपको ये नजर आ रही है म्यू एवरेज। इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, जितना V वैल्यू ज्यादा होगी उतना म्यू एवरेज ज्यादा होगा। बेसिकली जो V है ना, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप को दिखाता है कि वो कितना जल्दी बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, एज यू कितना स्टीपली वो चेंज हो रहा है एज यू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द स्पैन ऑफ द बीम। तो जाहिर है जितना ये ज्यादा होगा तो ये शेयर फोर्स भी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और इसका मतलब ये है कि बॉन्ड स्ट्रेस भी अकॉर्डिंगली उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर फोर्स डायग्राम आपको बता सकती है डायरेक्टली, क्योंकि वो बेंडिंग डायग्राम के स्लोप की बेसिकली डायग्राम होती है V फोर्स के, यहाँ पे जो म्यू एवरेज है वो उसका वो क्या होगा। लेकिन ये म्यू एवरेज की बात हो रही है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हम यहाँ पे बात म्यू एवरेज की हो रही है, ठीक हो गया। यानी म्यू एवरेज जो है वो इस इक्वेशन से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक लेबोरेटरी टेस्ट है, उसको हम पुल आउट टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर जो बॉन्ड स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सो बॉन्ड स्ट्रेसेस इन अ पुल आउट टेस्ट, इसको समझने के लिए मैं एक फिगर यहाँ पे पेस्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, ये इजीएस्ट वे है एक लेबोरेटरी के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ को स्टडी करने का, टेस्ट करने का। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि हम एक सिलेंडर, जैसे ये आपको नजर आ रही है, क्योंकि इसका डायग्राम ड्राइंग हमने बनाई हुई है, तो ये एक रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है फ्रंट से, लेकिन ये है बेसिकली सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर हम एक बार को इस तरह से एम्बेड कर लेते हैं कि बार की ये लेंथ अंदर और कुछ लेंथ हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि उसके बाद हम इसको माउंट कर लेते हैं एक स्टिफ प्लेट्स के ऊपर, जैसे आपको नजर आ रही है, इसके ऊपर हमने माउंट कर दिया, और इस तरह से बार को अब यहाँ से हमने जैक के थ्रू लोड लगा के फोर्स लगानी शुरू कर देते हैं। अब इससे ये होती है कि यानी अगर ये बॉन्ड, जाहिर है अब ये आप समझ सकते हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो ये बार जल्दी बाहर निकलेगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये बार ज्यादा लोड लेके बाहर निकलेगी। ऑफ कोर्स अगर आप ज्यादा लेंथ तक इसको अंदर एम्बेड करेंगे तो ये ज्यादा जाहिर है आप बेसिकली जो बॉन्ड स्ट्रेस जिस एरिया पे डेवलप हो सकता है उसकी लेंथ आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है फिर उस केस में भी ज्यादा फोर्स ये डेवलप हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं करने जा रहे कि ये कितनी फोर्स डेवलप कर सकेंगे, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कोई भी T फोर्स आपने लगा दी है तो उससे बॉन्ड स्ट्रेस की और बार की अपनी स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेस की क्या वेरिएशन होगी अलोंग दिस हाइट, अलोंग दिस लेंथ। अगर आप बार स्ट्रेस को पहले देखें तो बार स्ट्रेस में जाहिर है ये जो रीजन है जो कि बाहर है, ब्लॉक से बाहर है, तो यहाँ तो सारी की सारी T फोर्स इसी बार ने कैरी करनी, तो ये तो आपको एक कांस्टेंट लाइन नजर आ रही है। उसके बाद से बार स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर जाना शुरू हो जाती है, यानी कंक्रीट भी कुछ पार्टिसिपेशन देना शुरू हो जाते हैं, तो ये स्ट्रेस आपको
इस बार के अंदर जो स्ट्रेस है वो ड्रॉप होता हुआ आपको नजर आ रहा है। और प्लस आपको ये नजर आ रहा है अकॉर्डिंगली जो बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ग्राफ उसका नजर आ रहा है। ये तो जाहिर है यहाँ पे यहाँ तक तो लाइन 0 की नजर आएगी और उसके बाद से ये आपको नजर आ रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेसेस थोड़ी सी लेंथ के बाद फिर ये कांस्टेंट होने शुरू हो जाती हैं और दूसरा जो एंड है वहां पे दोबारा जाके जहाँ पे बार का एंड है वहां पे ये 0 होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो आपको वेरिएशन नजर आ रही है, ये जो टेस्ट है इस सॉरी इस टेस्ट के अंदर ये टेस्ट करना तो आसान है, लेकिन ये यहाँ पे जो लोड कंडीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है कंपेयर टू अ बीम लोड कंडीशन। बीम में आपको पता है कि कंक्रीट जब वो क्रैक होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस आती हैं और वो बीम के अंदर क्रैक नजर आते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई क्रैक हो, यहाँ पे कोई और क्रैक हो। इसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे बेसिकली कंप्रेसिव लोड लग रहा है कंक्रीट के ऊपर, कंक्रीट कंप्रेस हो रही है। तो कंक्रीट कंप्रेस होने से तो उस तरह से कोई फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं प्रोड्यूस होंगे, फ्लेक्सुरल टेंसाइल क्रैक्स नहीं डेवलप होंगे जिस तरह से एक बीम में फ्लेक्सुरल टेंसाइल क्रैक्स प्रोड्यूस होते हैं। और तो फिर आपको एक ऊपर जैसे हमने डिस्कस किए सिचुएशन ये इस तरह की आपको नजर आती है। यहाँ पे जाहिर है वो सिचुएशन नहीं होगी क्योंकि इस केस में कंक्रीट कंप्रेस हो रही है और क्रैक प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट तो नहीं है। एडिशनली एक और चीज भी इसमें होती है, इसमें एक और चीज ये होती है कि यहाँ पे आपको जब ये आप इसको इस तरह से लोड लगाएंगे तो अब ये जो रीजन है जो कि कंक्रीट ब्लॉक का वो रीजन जो इन कांटेक्ट है विद दिस बेयरिंग प्लेट, इस प्लेट के अगेंस्ट यहाँ पे वो बेयर करेगा, यानी लोकल जो इंटरफेस के ऊपर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसका नतीजा ये निकलेगा कि यहाँ पे ज़ाहिर कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी डेवलप होंगी जो रेस्ट्रेन करेंगी लेटरल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट। ज़ाहिर है कंक्रीट जब कंप्रेस करते हैं आप उसको तो इट टेंड्स टू एक्सपेंड द लेटरल डायरेक्शन, जिसकी वजह से वो फाइनली जाके फिर फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको रेस्ट्रेन करेंगे अगेंस्ट लेटरल एक्सपेंशन, जिस तरह से हमने एक ये डिस्कशन उसमें भी की थी जब हम डिस्कस कर रहे थे एंड प्लेटेंस इफेक्ट को, तो कुछ उस तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है कि ये रेस्ट्रेन है अगेंस्ट लेटरल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से ये आपको वो एक्सपैंड होने आप उसको नहीं होने दे रहे हैं, तो लिहाजा उसकी स्ट्रेंथ काइंड ऑफ और बढ़ जाती है और वो और ज्यादा जो कि पॉइजन इफेक्ट होना था उसको भी आपने बीच में से खत्म कर दिया या एटलीस्ट रिड्यूस कर दिया। तो पुल आउट टेस्ट एक इजी टू परफॉर्म टेस्ट है, लेकिन ये एक रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट नहीं है। असल टेस्ट जो है वो इसके लिए लोगों ने कुछ और डिफरेंट वेज डेवलप किए हैं ताकि वो जो बीम के अंदर एक्चुअल बॉन्ड स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है उनको रेप्लिकेट किया, लेकिन हम उनको डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन वीडियो। बॉन्ड स्ट्रेसेस होती क्या है, कैसे डेवलप होती हैं, कैसे वेरी करती हैं, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड ट्रांसफर।